हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज अपन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है लेक्चर 01, इसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कि एटम जो होता है वो उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटॉन्स वगैरह ये सब देखेंगे आज। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन आप सब जानते हैं। एटम जो है ना, ये कई बार आ जाता है कि एटम ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। देखो इंग्लिश में, हिंदी में परमाणु बोलेंगे, इंग्लिश में एटम बोलेंगे। और ग्रीक वाले, जैसे अपन हिंदी में परमाणु बोलते हैं, ऐसे ग्रीक कंट्रीज में कोई लैंग्वेज बोली जाती है ग्रीक लैंग्वेज, तो ग्रीक वाले लोग इसको क्या बोलेंगे, अटोमियो। ग्रीक वाले लोग इसको क्या बोलेंगे, अटोमियो। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, एटम। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, परमाणु। अलग अलग। तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है ये अटोमियो। अब इस अटोमियो का मतलब क्या होता है, ग्रीक वाले इस अटोमियो का मतलब क्या होता है। अटोमियो वर्ड वो कब यूज करते हैं ग्रीक वाले, जब कोई चीज काटी नहीं जा सके, अनकटेबल हो या नॉन डिविजिबल हो, जब किसी चीज को आगे ब्रेक नहीं कर सके, अपन स्टॉप लग जाए, अब इसको नहीं तोड़ सकते हैं फाइनली। ठीक है, जब अपन किसी चीज को ब्रेक नहीं कर सके आगे, ठीक है, तो उस चीज के लिए ग्रीक वाले लोग अटोमियो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जो एटम होता है वो भी ऐसा ही होता है। आप किसी मैटर को, आपके पास कोई ये मार्कर पेन है, इसको आप तोड़ते चले जाओगे मैटर को, तो मैटर टूटते 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 फाइनली क्या आ जाएगा, उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम आ जाएगा, जिसको और नहीं ब्रेक किया जा सकता। नहीं तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिखर जाएंगे, ब्रेक नहीं कर सकते आप। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब एक साथ ही रहते हैं और ये एटम का निर्माण करते हैं। तो एटम को आगे ब्रेक नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल को तो आप ब्रेक कर सकते हो, आप सब जानते हो H2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स हैं, इनको आप केमिकल मेथड यूज करके तीनों एटम्स को अलग अलग कर सकते हो। क्लियर है नहीं, किसी मिक्सचर में मॉलिक्यूल से उनको अलग अलग कर सकते हो। मतलब मैटर में सब कुछ अलग कर सकते हो, सब कुछ तोड़ सकते हो, लेकिन फाइनली जो सबसे लास्ट स्टेज आती है एटम की, उसको आप नहीं तोड़ सकते। नॉन डिविजिबल होता है वो, अनकटेबल होता है वो। इसलिए ग्रीक वाले जब अनकटेबल या नॉन डिविजिबल कोई चीज़ होती है तो उसको अटोमियो यूज करते हैं, तो अटोमियो से बना है एटम। क्लियर है। तो एटम क्या चीज़ है, मैटर की वह लास्ट स्टेज जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच फर्दर नॉन डिविजिबल। नॉन डिविजिबल मतलब एटोमियो। एटम ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल होता है किसी मैटर का जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिवाइड कर दिया तो उसके अंदर और भी पार्टिकल हैं छोटे, वो मना नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन उसका फिर एग्जिस्टेंस नहीं होगा ना। एटम का एग्जिस्टेंस क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए, तभी तो एटम को अपन एटम बोलेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब इस एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हमारे इंडिया वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो महर्षि कणाद एक हुए थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, चाहे वो वायु हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो अग्नि हो, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, हर चीज़ के अंदर एक ऐसा पार्टिकल, महर्षि कणाद ने बात बोली है कि हर चीज़ के अंदर एक छोटा पार्टिकल ऐसा होता है जिसे नहीं तोड़ सकते आप उस चीज़ को तोड़ते जाओगे, ठीक है, तोड़ते जाओगे तो एक आखिरी स्टेज आएगी जहाँ रुक जाओगे आप। ऐसा कुछ कहा था उसको उन्होंने, ये नहीं कहा इसे एटम कहते हैं। एटम नाम तो बाद में डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है एटॉमिक थ्योरी के पीछे, ये कहाँ से हुआ है, एटम की हिस्ट्री कहाँ से जुड़ी हुई है, अपनी इंडिया से जुड़ी हुई है। यहाँ आप ध्यान रखो, इंडिया वाले लोगों की जो ज्ञान या नॉलेज होती है वो बाहर वाले लोग चुरा लेते हैं और वो अपनी उसमें यूज करते हैं उसको। ठीक है, और सारा क्रेडिट ले लेते हैं, ये शुरू से ही आदत रही है उनकी। तो महर्षि कणाद को बस सिर्फ हिस्ट्री में ही अपन जानते हैं कि हाँ इन्होंने कहा था सबसे पहले, पूरा क्रेडिट तो डाल्टन को दिया जाता है। मॉडर्न मॉडल जो है, यानी आज का जो मॉडल है, आज के टाइम का जो मॉडल है एटम का, वो किस पर बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। फिजिक्स की एक ब्रांच होती है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, उस पर बेस्ड मॉडल है। आप इतना ध्यान रखो, आज का जो एटम का मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहलाता है। टुडेज मॉडल ऑफ एटम इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लेकिन ये अचानक से थोड़ी बन गया, एटम के धीरे धीरे मॉडल बने हैं, डेवलप हुए हैं, लास्ट में जाके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप हुआ है। 9th-10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, सबसे पहले डाल्टन्स ने नॉन डिविजिबल मॉडल ऑफ एटम दिया था। डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम को आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता।
ठीक है, नॉन डिविजिबल। ये चीज़ वैसे इनडायरेक्टली महर्षि कर्णाद ने बोल दी थी हजारों सालों पहले। ये तो डाल्टन तो अभी के साइंटिस्ट तो हैं, ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है इनको, इन्होंने कह दिया नॉन डिविजिबल होता है। हर चीज़ के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो नॉन डिविजिबल होते हैं, आगे उनको नहीं तोड़ा जा सकता। आफ्टर दिस मॉडल, जब ये मॉडल दिया गया, डाल्टन को भी नहीं पता था कि इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि आज इसे तोड़ा नहीं जा सकता। बाद में इस मॉडल के बाद में किस किस की डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। कुछ स्टेप याद रखो। डाल्टन ने अपनी बात कह दी, फिर डिस्कवरी होना शुरू हुई। डाल्टन के पीछे लगे होंगे लोग, थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, इन्होंने की थी ना, तो ये लगे होंगे उसके पीछे, तो इनकी डिस्कवरी कर डाली। फिर डाल्टन से पूछा गया, हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे है इसके अंदर? तुम तो कह रहे हो काटा ही नहीं जा सकता, इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद रदरफोर्ड आए, वैसे इससे पहले थॉमसन आए थे। ठीक है, डाल्टन ने अपनी बात कह दी, तो फिर डिस्कवरी जब स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले मॉडल जब दिया, साइंटिस्टों ने मॉडल देना शुरू किया, तो सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल, ये सब चीज़ें है ना, आपने पढ़ा है। डिस्कस करेंगे इनको बाद में एक एक, अभी थोड़ा सा अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। इसके बाद रदरफोर्ड आया, इसमें बहुत कमियाँ थी इस मॉडल में। जब ये मॉडल दिया गया था थॉमसन ने, तो थॉमसन ने इस मॉडल को देने से पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिस बंदे ने कर दी उस पर हर कोई बिलीव करेगा, तो उसकी जो बात होती थी उसको मान लेते थे अपन एज इट इज़। तो थॉमसन ने मॉडल दे दिया, लेकिन इस मॉडल के पीछे पड़ गया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसमें कुछ कमियाँ निकाली, ठीक है, और अपना स्कैटरिंग मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने अपना स्कैटरिंग मॉडल दिया। फिर रदरफोर्ड के मॉडल के पीछे भी लग गए लोग। ये रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे। रदरफोर्ड गेव मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बट इट डिड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों नहीं समझा पाए थे? अब ये क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। होता यह कि जब हम एटम में 7 रंग की लाइट डालते हैं ना, तो कुछ रंग की लाइटें तो अपीयर होती है, कुछ रंग की लाइटें अपीयर नहीं होती, इससे एक स्पेक्ट्रम बनता है। तो उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एटम स्टेबल होना चाहिए, बट इनके मॉडल के अनुसार एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता, वो सब बातें नहीं समझा पाए थे। ठीक है, रदरफोर्ड के बाद जब अपन बात करें, फिर बोर आए थे। बोर्स ने रदरफोर्ड में जो कमियां थी मॉडल में, उसको करेक्ट किया और अपना मॉडल दिया बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बेस्ड था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आज का मॉडल बेस्ड है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो कहीं ना कहीं आज का जो मॉडल है ना, उसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो बोर का है। यानी आज के मॉडल को देने में बोर ने सबसे बड़ा हाथ था उनका कुल मिला के। ठीक है, रेडिएशन से रिलेटेड था इनका पूरा मॉडल। सम करेक्शन, फिर कुछ करेक्शन इनके में भी हुए थे जो सोमरफील्ड ने किए थे। यानी थॉमसन, रदरफोर्ड, उसके बाद बोर आ गया भाई, बोर के बाद आ जाएगा सोमरफील्ड। मैं आपको बता देता हूँ, बोर ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ये सर्कुलर होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी ऑर्बिट होते हैं जो एलिप्टिकल होते हैं, दीर्घवृत्ताकार, अंडे जैसे होते हैं, एलिप्टिकल, सर्कुलर नहीं होते सारे। ये सोमरफील्ड ने थोड़ा सा करेक्शन किया था। ठीक है, सोमरफील्ड के बाद आया डे ब्रॉगली। इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई थी। इन्होंने कहा था कि जो हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं एक्चुअली में, ठीक है, ये आइंस्टाइन के ड्यूल नेचर ऑफ लाइट वाले प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी होता है। कोई भी पार्टिकल जो होता है जिसका मास m है इस दुनिया में, उसमें दोनों तरीके का बिहेवियर होता है। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है क्योंकि पार्टिकल है, और वो वेव भी बन जाता है कभी कभी। तो फिर हम भी पार्टिकल है, हमारा मास भी m है, तो हम वेव क्यों नहीं बनते? तो ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस करूँगा। उन्होंने बताया था कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसकी वेव नेचर कम हो जाएगी, और वो वेव नेचर में ऑब्जर्व ही नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स का मास कितना सा होता है? बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि उनकी पार्टिकल नेचर भी ऑब्जर्व होती है और वेव नेचर भी, यानी इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी होता है। क्लियर है? तो ये सब डिस्कस करेंगे। डे ब्रॉगली ने बताया था, डे ब्रॉगली ने दिया था ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पर बेस्ड एक प्रिंसिपल, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, या ड्यूल नेचर ऑफ मैटर दिया था, जो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पर बेस्ड था, विच टेल अस पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ मैटर। इन मैटर की पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हीजेनबर्ग आए थे। हीजेनबर्ग, अब ये कौन है भाई? देखो, हीजेनबर्ग नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्चुअली में क्या किया था? हीजेनबर्ग नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए। अब ये क्या चीज़ है? इन्होंने ये बताया था कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर बता रहे हो तो उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते सही सही,
मतलब इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है, किस मोमेंटम से घूम रहा है। अगर आप इसको सही बताते हो तो उसकी पोजीशन बदल जाएगी, पोजीशन नहीं बता सकते। पोजीशन सही बताते हो इलेक्ट्रॉन कहाँ है एटम के अंदर, तो उसका मोमेंटम बदल जाएगा। मतलब एक साथ पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, एक साथ बताने में अनसर्टेनिटी रहेगी किसी एक चीज़ में, तो इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स। ये बताया था, इससे भी बहुत कुछ पता चला था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है एटम में, पोजीशन के बारे में। फाइनली इन सबको जब मर्ज कर दिया गया सारे मॉडल्स को, इनकी कमियों को दूर हटा के, तो फाइनली मॉडल आया आज का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये आज का मॉडल है। क्या पता इस मॉडल में भी कोई कमी रह रही हो, तो कुछ 20-30 साल बाद एक और मॉडल आ जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन आज का मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि इतने सालों से तो चलता आ रहा है। कम विच इज रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स, इसमें अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स का। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हीजियनबर्ग के बाद फिर क्वांटम मॉडल आ गया। इस क्वांटम मॉडल को डेवलप करने में मैक्स प्लांक का भी बहुत बड़ा हाथ है, आइंस्टाइन का भी हाथ है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे आज का मॉडल बनाने। तो इसको नोट कर लीजिए, इज वेरी वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर यू। इंट्रोडक्शन है पर बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें पूरा चैप्टर का ब्रीफ है, क्योंकि सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, जरा सुनो। डाल्टन ने कह दी जो बात वो तो कह दी, इसके बाद डिस्कवरी सबसे पहले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरीज हो जाने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे मॉडल। थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स, सोमरफील्ड, डे ब्रोगली, हीजेनबर्ग। सबसे इंपॉर्टेंट बोर्स मॉडल रहेगा, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वांटम में, चलिए 2 मॉडल इंपॉर्टेंट, इनमें तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं, बाकी में तो क्लियर है, तो इसको नोट कर लो। तो एटम के इंट्रोडक्शन देने के बाद अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो एटम होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद किसी एलिमेंट जो होता है उसके अंदर उसको किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी एटम के ऊपर अगर न्यूट्रल चार्ज है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल चार्ज नहीं, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होते हैं। किसी एलिमेंट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी एटम में कितने प्रोटॉन है, इसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसको अपन पी भी बोल देते हैं, क्योंकि जेड और पी एक ही चीज है। नंबर ऑफ प्रोटॉन पी हो गया हमारा, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर पर वो होगा एलिमेंट या एटम। जो एटम या जो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें जितने प्रोटॉन होंगे ना वो उतने ही नंबर पर होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब पीरियोडिक टेबल में उसका नंबर। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पर है तो उसमें 1 प्रोटॉन है, हीलियम 2 नंबर पर है उसमें 2 प्रोटॉन है, लिथियम 3 नंबर पर है इसमें 3 प्रोटॉन है। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड और पी, एटॉमिक नंबर। क्लियर है। ठीक है, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है। क्लियर है, तो यानी ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पर है, पीरियोडिक टेबल फर्स्ट पोजीशन, पहले नंबर पर। क्लियर है, इस तरह से। ऐसी कार्बन ले लें तो उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती एटॉमिक नंबर से। ठीक है, कुछ बच्चे समझते हैं कि जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी हो जाता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जरूरी नहीं है, न्यूट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रोटॉन से। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर से क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं एटम के अंदर, और एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके
बाहर अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये सब अपन जानते हैं, 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, 9 10th में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो इसका मतलब उस एटम के न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, तो इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन। ठीक है, एक एलिमेंट है लेड, सिंदूर लगाती है लेडीज, उसमें लेड होता है। ठीक है, लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 82 होता है, 82 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके नाभिक में कितने, उसके न्यूक्लियस में 82 प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन कितने इसका आइडिया नहीं लगेगा एटॉमिक नंबर से, ओनली प्रोटॉन बताया जाए। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बाद। एटॉमिक नंबर से तो ये पता चलता है हमें कि वो एलिमेंट जो है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। क्लियर है? अच्छा, इट इज आल्सो रिप्रेजेंट द प्लेस ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। मतलब जिस एटम का एटॉमिक नंबर हमें पता है तो हमें उसका प्लेस भी पता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 12, तो इस मतलब पीरियोडिक टेबल में वो 12 नंबर पर रखा हुआ है। हाइड्रोजन 1 नंबर पर रखा हुआ है, लेड 82 नंबर पर रखा हुआ है। जिस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे और वो उतने ही नंबर पर रखा हुआ होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और, क्लियर है? जरा ध्यान देना। इफ एटम इज न्यूट्रल, अगर एटम न्यूट्रल है तो क्या होगा? अगर एटम न्यूट्रल है तो क्या होगा बताओ? तो एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट लग जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही कहानी? अगर एटम न्यूट्रल है, ठीक है, तो उस एटम में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो न्यूट्रल है। भाई सीधी सी बात है, कोई स्पीसीज न्यूट्रल तभी होती है जब उसमें चार्ज बराबर होता है। नेगेटिव, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। वो दोनों चार्ज एक दूसरे को बैलेंस किए हुए रहते हैं और वो बैलेंस रहता है, मतलब वो न्यूट्रल रहता है। एटम में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है। क्लियर है? नहीं, प्रोटॉन के रूप में, और इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर नेगेटिव चार्ज है। तो जितने प्रोटॉन किसी एटम में है उतने ही अगर इलेक्ट्रॉन भी हैं तो टोटल चार्ज 0 हो जाता है, मतलब एटम न्यूट्रल हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर से पता चलता है प्रोटॉन का नंबर, और प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगा अगर एटम न्यूट्रल है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो अगर आपने Fe0 लिख दिया और एक आपने Fe+2 लिख दिया, जरा ध्यान से ना, एक Fe0 एक Fe+2। ठीक, एटॉमिक नंबर कितना होता है इस Fe का? 26 होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा ना, दोनों Fe है इसलिए। भाई इसके न्यूक्लियस में भी 26 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में भी 26 प्रोटॉन है, और इसके न्यूक्लियस में भी 26 प्रोटॉन है। क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है। तो न्यूट्रल में क्या होगा? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पता लगे मुझे एटॉमिक नंबर से, Fe का एटॉमिक नंबर 26, प्रोटॉन भी 26, तो इलेक्ट्रॉन भी 26 होंगे। और टोटल चार्ज 0 होगा कि नहीं होगा? बताओ, खुद से सोचो ना। टोटल चार्ज क्या होगा? 0 होगा। 0 आ रहा है टोटल चार्ज, मतलब किसी एटम पे जितने प्रोटॉन और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो बराबर हो जाते हैं, टोटल चार्ज 0 आता है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? ठीक है, अगर इसमें अपने इलेक्ट्रॉन निकालने चलेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन माइनस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है उसको घटा दो प्रोटॉन में से, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? प्रोटॉन -2। भी प्रोटॉन तो 26 है और 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, मतलब इसमें 24 इलेक्ट्रॉन। भाई सीधी सी बात है, इस एटम के ऊपर +2 चार्ज आ रहा है। क्लियर है? ये एटम है हमारे पास, जरा ध्यान देना, इसके न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है और बाहर 26 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूट्रल होगा, Fe0। ठीक है, और दूसरा एटम है हमारे पास, इसके न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है, Fe का ही होगा, ये भी दोनों Fe के, बट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसमें 2 कम हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, हमने दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया एनर्जी लगा के। ठीक है, तो इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है, तो 24 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा? प्रोटॉन कितने इस पास? 26, इलेक्ट्रॉन कितने? 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन 24 प्रोटॉन के चार्ज को तो बैलेंस कर देगा। 24 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज,
फिर 24 नेगेटिव चार्ज 24 पॉजिटिव चार्ज को तो बैलेंस कर देगा। अब बाकी 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा रह जाएगा तो वो हम +2 के रूप में यहाँ लिख देंगे। अगर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अगर इसमें 27 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता तो -1 आ जाता ऊपर। क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो न्यूट्रल होना चाहिए। अगर न्यूट्रल है, अगर एटम न्यूट्रल है तभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे की बात करते हैं। देखो मैंने अभी आपको बता दिया सबसे पहले एटॉमिक नंबर, कितनी सारी चीजें पता चली एटॉमिक नंबर से। पहली चीज हमें क्या पता चली एटॉमिक नंबर से, कि किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन के नंबर को बता रहा होता है। एटम का एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, इसे Z से या P से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, या जिस एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में उसी पोजीशन पर रखा होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 पर रखा हुआ। हाइड्रोजन का 1 है, 1 पर रखा हुआ। लेड का 82 है तो 82 नंबर पर रखा हुआ है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, एटम अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर एटॉमिक नंबर पता है ना किसी न्यूट्रल एटम का, तुम्हें एटॉमिक नंबर पता है तो तुम्हें उसमें इलेक्ट्रॉन भी पता है, क्योंकि अगर एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, प्रोटॉन नंबर होगा। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन कितने होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे Fe का एटॉमिक नंबर 26 है तो ये भी Fe है, ये भी Fe, दोनों का 26 है, बट ये न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 26 होंगे, प्रोटॉन भी 26 होंगे, तभी तो चार्ज 0 आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर +2 चार्ज है, मतलब 2 प्रोटॉन, +2 का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है ना। जो एक्स्ट्रा चीज है वही तो दिखती है भाई, यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है तो 0 दिख रहा है तुम्हें। यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है तो +2 दिख रहा है, और कितना पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है +2, मतलब एक प्रोटॉन पर +1 चार्ज माना जाता है, रिलेटिव चार्ज आगे बताऊंगा मैं कैसे। एक प्रोटॉन पर +1 चार्ज माना जाता है, तो 2 पर +2 हो गया, तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, मतलब 26 प्रोटॉन है, बट इलेक्ट्रॉन कितने कम है, 2 कम है, 24 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, प्रोटॉन माइनस पॉजिटिव चार्ज, 26 - 2 24 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है बोलो। ठीक है, एक ऐसे हम ले लेते हैं, मान लो Cl, और एक ले लेते हैं Cl-। Cl Z की वैल्यू 17 होती है, मतलब प्रोटॉन 17 है, ये भी Cl ही है तो Z की वैल्यू 17 है, प्रोटॉन 17 है। क्लियर? अब ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज इस पर, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन 17 ही होंगे। तो टोटल चार्ज क्या हो गया यहाँ पर बताओ, टोटल चार्ज क्या आ जाए, 0 आ जाए। न्यूट्रल क्लोरीन में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? लेकिन यहाँ क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसमें क्या है, प्रोटॉन तो 17 है बट इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 18, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें फालतू है। तो टोटल चार्ज इसमें क्या आ जाएगा, -1 -18 हो गया ना, तो -1 आ जाएगा। 17 तो 17 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या Z प्लस चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। जितने प्रोटॉन है उसमें नेगेटिव चार्ज जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 17, और नेगेटिव चार्ज 1 है, उसको जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन हो गया 18। ठीक है, अब मान लो मैं तुमसे यूं लिख दूं N3-, इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ, तो तुम झट से बताओगे सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉन होंगे 10। क्यों, प्रोटॉन तो 7 हो गए, अब इस पर 3 माइनस एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 3 जोड़ दो। इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव आयन में कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन जोड़ दो जितने दिख रहे हैं, जितना चार्ज दिख रहा है उसको प्रोटॉन नंबर में जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर पॉजिटिव आयन में निकालना है तो जितना प्रोटॉन नंबर उसमें से घटा दो पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज को घटाना पड़ता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को जोड़ना पड़ता है एटॉमिक नंबर में। क्लियर है या नहीं है बोलो अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, किसी भी एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख दो और सोचो खुद से कितने उसमें प्रोटॉन है, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इक्वल, और अगर उस पर कोई चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होंगे। मतलब हम ये लिख सकते हैं फाइनली एक कंक्लूजन कि एटम 2 तरीके की कैटेगरी का होता है, या तो एटम भैया न्यूट्रल होता है, या तो एटम न्यूट्रल होता है,
या तो फिर एटम चार्ज्ड होता है, या तो फिर एटम चार्ज्ड एटम होता है। क्लियर? न्यूट्रल एटम में क्या ध्यान रखना है, जो प्रोटॉन नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। न्यूट्रल एटम में क्या ध्यान रखना है, जो प्रोटॉन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर होगा, प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर एक ही बात है, वही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। चार्ज्ड एटम में जो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्वल नहीं होगा। फिर चार्ज्ड एटम के दो केस हो सकते हैं भैया। पहला केस नेगेटिव आयन, ठीक है ना, नेगेटिव आयन या नेगेटिवली चार्ज एटम, ऐसे लिखना ज़्यादा बढ़िया है। ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं नेगेटिव, तो यहाँ एटम की बात हो रही, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, दिस इज इंपॉर्टेंट, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे ये ध्यान रखो। प्रोटॉन तो आपको पता ही है, जो उसका एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है उसमें चार्ज जोड़ देना, नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना तुम्हें उस एटम पर, उस नेगेटिव चार्ज को भाई जोड़ देना, ऐड कर देना। और पॉजिटिवली चार्ज एटम में क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम में करना कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। जितने प्रोटॉन है उतने कम, उससे कम इलेक्ट्रॉन है, तभी तो चार्ज पॉजिटिव आया है। माइनस करना है पॉजिटिव चार्ज, जितना भी तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है उसको घटा दो, तो इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे कितने, और यहाँ बराबर करने हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बराबर। तो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। आपको ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन मैंने एक असेंबल करके इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी है, जिससे आपको समझने में हेल्प मिली। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये तो हो गई बात एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन पता लग गए, इलेक्ट्रॉन पता लग गए, न्यूट्रल की कहानी पता लग गई। अब अपन बात करते हैं मास नंबर क्या होता है। चलिए, मैं मास नंबर, ठीक है, तो यहाँ आपने नोट कर लिया, नोट नहीं किया तो दोबारा से मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपने फाइनल नोट्स बनाओ, अच्छी सी एक सुंदर सी कॉपी लो, पेन लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स बना के खुद से चलोगे तभी इस दुनिया में आगे सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है भैया। नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, थोड़े से तकलीफ देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि सर पढ़ाए जा रहे समझ में आता जा रहा है, निकल जाएगी दिमाग से कहानी। क्लियर है या नहीं है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए, पेन उठाइए, कलम उठाइए, ठीक है, जो आपका हथियार है, और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अपन डिस्कस करेंगे मास नंबर। मास नंबर क्या चीज है? मास नंबर, ठीक है। चलो, तो सेकंड एस्पेक्ट है एटम का मास नंबर। मास नंबर देखो, मैंने पिछले चैप्टर में आपको एक चीज बताई कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ देने से आता है। किसी भी एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कि उसको जोड़ो चाहे नहीं जोड़ो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एटम के मास में। भाई 1000 में मैं अगर 10,000 में मैं अगर 0.1 जोड़ दूँ, सोचो अगर मैं कोई संख्या है 10,000, इसमें मैं जोड़ दूँ 0.01, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा कि इसको हम 10,000 ही लिख देंगे दोबारा से जोड़, तो ये नेग्लिजिबल है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो इस 10,000 की तरह होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना पूरे एटम में, वो इसकी तरह होता है, तो इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। कैलकुलेशन बढ़ाने वाला काम है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कुल मिला करके इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए हम मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मानते हैं, ठीक है। वहीं से ये वर्ड बना है। एक्चुअली में मास नंबर मास नहीं है किसी एटम का। किसी एटम का मास कैसे निकालते हो मैंने आपको बता रखा है। मैंने बता रखा है किसी भी एटम का मास कैसे निकालते हैं, उसमें प्रोटॉन कितने हैं वो देख लो, न्यूट्रॉन कितने हैं वो देख लो। जितने प्रोटॉन है उसको एक प्रोटॉन के मास 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, और वो कितना होता है 0.167 × 10⁻⁻23 ग्राम। ये एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास है। तो किसी एटम में तुम ये देखो कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। हीलियम में प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो कितने न्यूक्लियॉन्स हैं 4, तो मास हो जाएगा 4 AMU। अरे भैया एक प्रोटॉन का मास है 1 AMU यानी इतने ग्राम, और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली तो इक्वल नहीं होता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। न्यूट्रॉन का मास हल्का से ज्यादा होता है, लेकिन डेसिमल 1.167 तक इक्वल होता है दोनों का। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इतना होता है एक का, इसे 1 AMU मास माना जाता है। अब किसी एटम में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है पहले ये देख लो, और उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को लिख दो कि कितने 4 AMU हो जाएगा मास।
ये किसी एक सिंगल आइसोटॉपिक एटम का मास है। अलग अगर किसी एटम के अलग अलग आइसोटोप्स हैं तो फिर उनका एवरेज एटॉमिक मास होता है। ये सारी कहानी मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है। तो इसकी बात मैं यहाँ पे अभी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मास नंबर की बात करूँगा, मास नंबर डिस्कस करूँगा। देखो तो मास नंबर एक्चुअली में क्या होता है, मास नंबर एक्चुअली में क्या होता है जरा समझो। किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, ये देखो, उन दोनों को जोड़ दो, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ गए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको जोड़ दो तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है मास नंबर। कुछ समझ में आया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है भैया, मास नंबर, ठीक है। ये मास नहीं है किसी एटम का, मास नहीं है, बट हाँ मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही आता है, इसलिए इसको मास नंबर बोल दिया। इनको जो प्रोटॉन के मास को जब न्यूट्रॉन के मास में ऐड कर देते हैं तभी मास आता है, बट ये तो नंबर है, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, मास थोड़ी ना है ग्राम में, ये तो नंबर बता रहा है 2 3 4 5 ऐसे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो मास नंबर आ जाता है। इसका सिंबल क्या होता है मास नंबर का, सिंबल ए होता है। सिंबल क्या होता है, ए। तो मास नंबर ए बराबर प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इक्वेशन। अब इससे अपन क्या पता लगा सकते हैं, अगर हमें मान लो मास नंबर दिया हुआ है, क्लियर, और प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है बट न्यूट्रॉन नहीं दिया हुआ, हमें किसी एटम का के प्रोटॉन दे दिए, प्रोटॉन देने का मतलब है उसने एटॉमिक नंबर दे दिया, ठीक है, और मास नंबर दे दिया, तो हम न्यूट्रॉन बता सकते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, इक्वेशन 2। ऐसे भी हो सकता है कि आपको न्यूट्रॉन और मास नंबर दे दे और प्रोटॉन पूछ ले, तो प्रोटॉन क्या होगा, मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन नंबर, क्लियर है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आपको हमेशा माइंड में ध्यान रखनी है। प्रोटॉन दो, इन तीनों में से 2 चीज़ आपको दे जाए, 1 चीज़ पूछेगा, 2 चीज़ दे जाए 1 चीज़ पूछेगा। अब मास नंबर प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर होता है, ये आपके दिमाग में बैठाना, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लो, अगर 2 एटम है, 2 एटम है, ठीक है, उनका मास नंबर सेम है, तो उनकी मास नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ है। देखो मान लो एक एलिमेंट है हमारे पास, पोटेशियम है और एक कैल्शियम है। पोटेशियम का मास नंबर 20 होता है, कैल्शियम का मास नंबर भी 20 होता है। जरा सुनना, इनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, इसका 19 इसका 20, लेकिन इनके मास नंबर सेम होते हैं, मास नंबर इनके सेम होते हैं। तो जिन एलिमेंट्स के मास नंबर सेम होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ये ध्यान रखना। क्या सेम होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि मास नंबर सेम होने का मतलब है कि मास सेम हो गया लगभग, और मास से सारी फिजिकल प्रॉपर्टी कंट्रोल होती है। मास सेम हो जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, जितना भारी ये उतना ही भारी है, जितना डेंसिटी इसकी लगभग उतनी डेंसिटी इसकी, जितना वॉल्यूम इसका उतना वॉल्यूम। तो मास नंबर सेम होने से फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। पोटेशियम मेटल है, क्लियर है ना, सॉफ्ट है, कैल्शियम थोड़ी हार्ड है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है मास नंबर के सेम होने से, ये ध्यान रखना। और पिछले केस में मैंने एटॉमिक नंबर पढ़ाया था, एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स के सेम होते हैं, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे आइसोटोप, आइसोबार वगैरह, तो उसमें और डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलो ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखते हैं, तो देखो सिंबल ऐसे लिखते हैं, उस एलिमेंट का सिंबल ऐसे लिखा ई, फुल सिंबल, फुल सिंबल लिखना है, शॉर्ट नहीं। भाई हाइड्रोजन ये सिंबल हो गया, लेकिन मैं 1H1 ऐसे लिख दूँ तो फुल सिंबल हो गया। और फुल सिंबल में क्या क्या होता है जरा सुन लो, फुल सिंबल में होता है एलिमेंट, एक चीज, दूसरा एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, ठीक है, और तीसरी चीज क्या है उसका मास नंबर होता है। न्यूट्रॉन नंबर नहीं होता फुल सिंबल में, निकाल लेते हैं। अगर फुल सिंबल हमें किसी का पता है तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता है, अगर आपको मास नंबर पता है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन नंबर पता है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके न्यूट्रॉन नंबर निकाल लोगे, तो फुल सिंबल की हेल्प से हम न्यूट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर ये हमें पता होता है, पी या जेड, मास नंबर ए ये भी हमें फुल सिंबल में पता होता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉन नंबर निकाल लेते हैं, ए माइनस पी। तो फुल सिंबल में सब कुछ लिखा हुआ होता है एक तरह से। प्रोटॉन और मास तो डायरेक्टली लिखा होता है,
और न्यूट्रॉन इनडायरेक्टली निकाल लिया जाता है, दिखता नहीं है न्यूट्रॉन है या नहीं है, ठीक है। तो वो सारी कहानी देखेंगे। चलो तो अभी कुछ एलिमेंट्स की मैं फुल सिंबल आपको लिख के दिखाता हूँ, और उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारी बातें अपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चार्ज ध्यान रखना पड़ेगा, बस चार्ज है या नहीं है। बस चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, चार्ज है तो पंगा हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे, कम ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ज़रा सोचने वाली बात यहाँ पर ये है, ठीक है, कि न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस पी हो जाएगा। तो देखो अब जरा कुछ एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल देखो फुल सिंबल के, एलिमेंट्स के फुल सिंबल लिख रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा 1H1, ऐसे लिखा जाता है। मतलब कैसे लिखा जाता है फुल सिंबल, जरा ध्यान दो। ये एलिमेंट हो गया, फुल सिंबल ऐसे लिखा जाता है हमेशा। देखो ये एलिमेंट हो गया, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर और यहाँ इसका मास नंबर होता है, ये फुल सिंबल। नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। जैसे 1H1 हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया। एटॉमिक नंबर कितना है बोलो, एटॉमिक नंबर कितना है 1। अरे एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन, मतलब एक प्रोटॉन हो इसके न्यूक्लियस में, ठीक है। और मास नंबर कितना है 1, और न्यूट्रॉन कितने हैं A माइनस पी, मतलब कोई न्यूट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन के इस एलिमेंट में, कोई न्यूट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन के इस एटम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, और एग्जांपल लेते हैं 6C12। बताओ प्रोटॉन कितने हैं 6, ये एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना है 12, तो न्यूट्रॉन कितने हुए 6, 12 माइनस 6 कर लो, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ तो 12 आ जाएगा, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर मास नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं 82 लेड 210। लेड का मास नंबर 210 होता है, प्रोटॉन इसमें 82 होते हैं। प्रोटॉन कितने हैं इसमें 82 है, और न्यूट्रॉन कितने, जरा 210 में से मैं न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, A माइनस पी है, ए की वैल्यू 210 है, मास नंबर 210 है, प्रोटॉन 82 है, तो न्यूट्रॉन A माइनस पी होंगे, मतलब 210 माइनस 82, तो 210 में से 82 को सब्सट्रैक्ट कर लो भैया, 10 में से 2 जाए तो 8 बचे, 0 1, सॉरी तो ये आ जाएंगे न्यूट्रॉन नंबर। एक 128, क्लियर, ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई सीधी सी बात है, अब एक चीज देखो, मैं इतनी देर से ये सोच रहा था कि इस न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है, 128 न्यूट्रॉन है। जरा समझना, 128 न्यूट्रॉन है, और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 82, कितना अंतर है। तो कई बच्चे ये समझते हैं प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, जरूरी थोड़ी। इसको देखो, प्रोटॉन इसमें 82 है, न्यूट्रॉन 128 है, मतलब ही नहीं है इनके बराबर होने का। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते भैया, फॉस्फोरस 1531, ठीक है लास्ट। तो देखो प्रोटॉन कितने हैं भाई 15, मास नंबर कितना है 31, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 16। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है किसी फुल सिंबल से, नोट कर लो इसको। चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं हमारे पास। एटम्स आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर नॉट मास नंबर। एटम्स को हम एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, मास नंबर से नहीं। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया कोई एलिमेंट है, सपोज करो एलिमेंट बिस्मिथ है भी है, ये एक एलिमेंट आप तो शायद नहीं सुना होगा इसका नाम आपने, और मैंने इसका मास नंबर 210 लिख दिया, ठीक है। और एक एलिमेंट है लेड, इसका मास नंबर भी 210 लिख दिया, तो इन दोनों का मास नंबर तो सेम है भाई। तो मास नंबर से थोड़ी ना मैं पहचान सकता हूं कौन सा एलिमेंट है, क्लियर है। लेकिन अगर इसका प्रोटॉन नंबर लिख दिया जाए, इसका 82 होता है और इसका 83 होता है,
इसको हटा दो, आप मास नंबर को हटा दो भली। अगर आपको प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है 82 दे दिया, तब तुरंत कहोगे विस्मित आता है 82 पर। लेकिन आपसे ये 201 एलिमेंट है जिसका मास नंबर 210 है, तो बताओ कितने नंबर पर आता है। तो ऐसे तो 2 एलिमेंट है, विस्मित भी है और लेड भी है, तो मास नंबर से थोड़ी पहचाना अपन ने कि एलिमेंट विस्मित है या लेड है, क्योंकि मास नंबर तो सेम हो सकता है। एक से ज्यादा एलिमेंट्स का मास नंबर सेम हो सकता है, बट एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होता, और जो सेम नहीं होता वो ही हमारा बेस बन जाता है आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, यानी एटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे, मास नंबर से उनको कभी पहचान नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि मास नंबर तो सेम भी तो हो सकता है, 210 इसका भी मास नंबर है, 210 इसका भी मास नंबर है। तो बताओ इन दोनों एलिमेंट्स को अपन कैसे पहचानेंगे। आपसे कह दिया था 210 मास नंबर वाला एलिमेंट कौन सा होगा, तो आपके ख्याल में, आपके माइंड में 2 एटम आएंगे, विस्मित और लेड, दोनों का 210 है। बताओ कौन सा होगा, तुक्का थोड़ी 50-50% थोड़ी करना है आप। हाँ, लेकिन एटॉमिक नंबर लिख दिया, 82 एटॉमिक नंबर किसका है, तो विस्मित का है, और 83 एटॉमिक नंबर लेड है। अलग अलग हो गए नहीं, एटॉमिक नंबर जो भी सेम नहीं होते भाई, अलग अलग एलिमेंट। नीचे ही लिखा है एटॉमिक नंबर नेवर सेम फॉर 2 एलिमेंट्स, कि नहीं 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं होते, बट मास नंबर सेम हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी सेम हो सकते हैं कई बार। 3 चीजें देखो, ए पी और एन, तो 2 एलिमेंट्स के मास नंबर सेम हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी सेम हो सकते हैं कई बार, लेकिन प्रोटॉन सेम नहीं होते, अगर एलिमेंट्स वो अलग अलग है। क्लियर है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बताई। ठीक है, अब जैसे मास नंबर सेम, अब जैसे न्यूट्रॉन सेम हो, ऐसा कोई केस बताता हूं मैं, 6C14, ये कार्बन का आइसोटोप होता है 6C14, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो 8 न्यूट्रॉन है इसमें, 8 न्यूट्रॉन है। एक एलिमेंट और होता है 8 ऑक्सीजन 16, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन नंबर 8, मास नंबर 16, 16 माइनस 8, इसमें भी 8 ही न्यूट्रॉन। तो दोनों एलिमेंट के न्यूट्रॉन नंबर सेम, ये दोनों एलिमेंट हैं, इनके मास नंबर सेम है। तो एलिमेंट्स के मास नंबर सेम हो सकते हैं, एलिमेंट्स के न्यूट्रॉन नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स से कभी भी 2 एलिमेंट्स के भी प्रोटॉन सेम नहीं होते। यही आधार बनता है, ये प्रोटॉन का अलग अलग होना ही इनको पकड़ने का आधार बनता है, इनको आइडेंटिफाई करने का बेस बनता है कि हम इनको पकड़ सकते हैं, कि 1 नंबर पर हाइड्रोजन आता है, 2 नंबर पर हीलियम आता है, 3 नंबर पर लिथियम आता है, 4 नंबर पर बेरिलियम आता है। एटॉमिक नंबर जो जिसका है वो उतने नंबर पर आता है। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत अच्छे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं भैया आइसोटोप वगैरह की। आइसोटोप, उसके बाद आइसोबार, और उसके बाद आइसोटोन। तो एक साथ में इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ऊपर ही एक्सप्लेन कर देते हैं। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, ये फाइनल टॉपिक है आज के वीडियो लेक्चर का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइसोटोप। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आइसोबार, क्योंकि एक साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। और यहाँ मैं लिख देता हूँ आइसोटोन, तीनों को बड़े अच्छे से समझाता हूँ। देखो आइसोटोप क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटोप पढ़े आपने, तो तीनों आइसोटोप एक ही तो एलिमेंट के हैं, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो एलिमेंट आइसोटोप हमेशा कैसे होते हैं, सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स which have same atomic number, but different mass number, due to different neutron number, देखो बड़ा समझने वाली बात है। अरे एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जो होते हैं ना, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। अगर एलिमेंट चेंज होंगे तभी तो एटॉमिक नंबर बदलेंगे। तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब उनमें प्रोटॉन का नंबर सेम है,
बट मास नंबर अलग है। अब मास नंबर अलग होने का रीजन क्या है? न्यूट्रॉन अलग होना, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम हो गए, तो मास क्यों अलग हो रहा है न्यूट्रॉन के अलग होने से? मास नंबर अलग होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ, अलग अलग मास नंबर होता है, अलग अलग न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्लियर है नहीं है? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं आइसोटोप ऑफ 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं भाई? 1H1, इसको लिखा जाता है 1P1, यानी ये एक तरह से हाइड्रोजन होता है, प्रोटियम बोला जाता है इस आइसोटोप, प्रोटियम आइसोटोप है। एक होता है 1H2, इसको लिखा जाता है 1D2, ये होता है ड्यूटेरियम आइसोटोप, पढ़ रखा है आपने, ड्यूटेरियम आइसोटोप। एक होता है 1H3, इसको लिखा जाता है 1T3, ये होता है ट्राइटियम आइसोटोप, ट्राइटियम आइसोटोप। तो जरा चेक करने वाली बात है, जरा चेक करो कितने प्रोटॉन है इसमें? एक प्रोटॉन। ठीक है, इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन, प्रोटॉन सेम है, एलिमेंट सेम है, नहीं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एलिमेंट सेम है बट एटम अलग है। ये वाला जो एटम है हाइड्रोजन का ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इस एटम में एक प्रोटॉन है, मास नंबर 1 है, तो न्यूट्रॉन कितने में बोलो? 0, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में क्या है? ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में मास नंबर कितने हैं? 2, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। देखो न्यूट्रॉन 1 है, एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन बढ़ गए, न्यूट्रॉन बढ़े तो मास नंबर भी बढ़ गया, मास नंबर भी अलग अलग है और न्यूट्रॉन नंबर भी, लेकिन प्रोटॉन नंबर सेम है। मास नंबर अलग अलग है, न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग है, बट प्रोटॉन सेम है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन 1 है, मास नंबर कितना है इसका? इसका मास नंबर है 3, तो न्यूट्रॉन कितने में? 3 - 1 2। सबसे हैवी ये है, उससे लाइटर ये है, और उससे लाइटर सबसे हल्का ये है, क्योंकि मास नंबर बढ़ेगा तो हैवीपन आएगा। क्लियर है नहीं? ये आपको ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट। पीरियोडिक टेबल में सभी आइसोटोप को एक ही पोजीशन मिलती है। ऑल आइसोटोप हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। क्यों भाई? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन किस चीज़ से मिलती है? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर सबका सेम ही है, एक एक। प्रोटियम आइसोटोप भी 1 नंबर पर आता है, ड्यूटेरियम भी 1 पर आता है, ट्राइटियम। पीरियोडिक टेबल में इन तीनों को एक ही जगह मिली हुई है, 3 अलग अलग जगह नहीं मिली हुई। ऑल आइसोटोप हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इनका सेम। दूसरी चीज, प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होंगे अगर न्यूट्रल है तो। भाई इन न्यूट्रल कंडीशन की बात करें, तो हम जानते हैं इनमें प्रोटॉन सेम है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल कंडीशन में, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम, और इलेक्ट्रॉन जब सेम हो जाते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, ध्यान रखना। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, मैं लिख देता हूँ तीनों आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। ठीक है, जैसे ये भी गैस है, ये भी गैस है, बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम है। चलो बहुत बढ़िया है ना। तो ये सब आइसोटोप के बारे में, और भी एग्जांपल हम आइसोटोप के लिख सकते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। 3 आइसोटोप होते हैं कार्बन के, 6C12, 6C13, 6C14। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, 7N13, 7N14, सॉरी 7N15 और 7N14, ये 2 आइसोटोप होते हैं। क्लियर है? ऐसे कई। तो देखो इसमें प्रोटॉन कितने? तीनों में 6 6 6, तो सीधी सी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन 6 मिलेगी। मास नंबर इसका 12 है, न्यूट्रॉन 6 है। मास नंबर 13, न्यूट्रॉन 7 है, 13 - 6। मास नंबर 14, न्यूट्रॉन 8 है। न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की सेम होगी। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, 6 6 6। न्यूट्रल है ना कार्बन, इसलिए। चलो बहुत बढ़िया। तो और भी कई केस हम ले सकते हैं आइसोटोप्स के। तो ये हो गए आपके आइसोटोप्स। अब हम बात करते हैं आइसोबार की। तो आइसोबार क्या होते हैं? ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, या सीधा लिख दो डिफरेंट एलिमेंट। अब जहां भी डिफरेंट एलिमेंट वर्ड बोल दिया, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट ही हो गया। डिफरेंट एलिमेंट्स which have same mass number
सेम, जिनका मास नंबर सेम होता है, सेम मास नंबर, आइसो बार, बार का मतलब मास नंबर, आइसो का मतलब सेम, आइसोटोप, टोप का मतलब प्रोटॉन या पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सेम, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर, बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर कॉल्ड आइसोबार। अब मास नंबर सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम ड्यू टू सेम मास नंबर। मैंने बताया था मास नंबर मास को बताता है, यानी सारे भारी एक साथ सेम होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ड्यू टू सेम मास नंबर, सेम ए मतलब मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा क्योंकि प्रोटॉन अलग अलग है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी क्यों, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सीधी सी बात, अलग अलग है तो न्यू इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल डिफरेंट, यहाँ उल्टा होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। एलिमेंट ही बदल जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, यहाँ तो एलिमेंट ही सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तो एलिमेंट है तीनों ही, हाइड्रोजन के एटम ही तो है तीनों। चलो एग्जांपल देखते हैं, देखो 18 नंबर पर आर्गन आता है, इसका मास नंबर 40 होता है। 19 नंबर पर पोटेशियम आता है, इसका मास नंबर भी 40 होता है। और 20 नंबर पर कैल्शियम आता है, इसका मास नंबर भी 40 होता है। तो तीनों एलिमेंट अलग अलग है ना, डिफरेंट एलिमेंट है, इनका मास नंबर सेम है बट इनमें प्रोटॉन अलग अलग है। इसमें प्रोटॉन 18 है बट इसमें प्रोटॉन 19 है, इसमें प्रोटॉन 20 है, तभी तो अलग अलग एलिमेंट हो गए। पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पोजीशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, मास नंबर सेम होने की वजह से। केमिकल प्रॉपर्टी तो ये गैस है, ये मेटल है, ये हार्ड मेटल है, केमिकल प्रॉपर्टी तो बहुत अलग है इनकी। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, डेंसिटी सेम होती है, मास सेम, ठीक है, इस तरह से क्लियर है। तो प्रोटॉन है, मास नंबर सबका सेम है, 40 40 40, और न्यूट्रॉन नंबर भी निकाल सकते हैं अपन, न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग होंगे, 40 माइनस 18 22 आएगा, यहाँ 21 आएगा और यहाँ 20 है, न्यूट्रॉन अलग अलग आ रहे हैं। तो इस तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, लेड और बिस्मथ। लेड 82 पर आता है और ये बिस्मथ 83 पर आता है, लेकिन दोनों का मास नंबर 210 ही होता है, तो ये दोनों भी आइसोबार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये दोनों भी क्या है, आइसोबार। चलो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होता है एक्चुअली में, आइसोटोन भी डिफरेंट एलिमेंट्स ही होते हैं बट इनका टोन मतलब न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है। डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर बट मास नंबर और देखो, मास नंबर और प्रोटॉन के नंबर में हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है, डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर कॉल्ड आइसोटोन, इतना लिख दो बस, कॉल्ड आइसोटोन। मतलब इसमें आपको न्यूट्रॉन चेक करने हैं और मास नंबर माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस लेके देखना पड़ेगा। अगर वो सेम आ जाता है, यानी न्यूट्रॉन सेम आ जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, 6C14 8 ऑक्सीजन 16, न्यूट्रॉन कितने, 14 माइनस 6, न्यूट्रॉन कितने 18 16 माइनस 8, तो न्यूट्रॉन यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8। देखो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर अलग है, जरूरी नहीं है मास नंबर सेम भी हो सकता है कई केसेस में, ठीक है। ऐसे हम ले सकते हैं 9 फ्लोरीन 19 और 10 नियोन 20, ये भी आइसोटोन है, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने इसमें 19 माइनस 9, यहाँ न्यूट्रॉन कितने 20 माइनस 10, तो न्यूट्रॉन यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो ये आइसोटोन। क्लियर है। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ मिल जाए, आप नीचे वाला नंबर देखो, अगर नीचे वाला नंबर सेम है तो आइसोटोप, ऊपर वाला नंबर सेम है मास नंबर तो आइसोबार,
और दोनों ही अलग अलग है तो फिर आप ये डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। ऐसे नहीं दोनों अलग अलग है तो आपने ठप्पा लगा दिया आइसोटोन, ऐसे नहीं होगा। दोनों पहले निकालो, न्यूट्रॉन चेक करो, वेरीफाई करो कि न्यूट्रॉन सेम है या नहीं, तभी आइसोटोन। लेकिन इन दोनों को पकड़ना आसान है। आपको फुल एटॉमिक सिंबल लिखा हुआ है तो उसमें नीचे वाला नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर, वो सेम है तो आइसोटोप हो जाएगा। ऊपर वाला मास नंबर सेम है तो आइसोबार हो जाएगा। आइसोटोन में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा डिफरेंस, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। क्लियर है? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर और भी फुल एनर्जी के साथ अपन लेके आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड। थैंक यू।